दोस्तों, आज की कहानी में हम एक बकरे की आत्मकथा को पढ़ने वाले हैं। कुर्बानी के लिए जा रहे इस बकरे की दर्द भरी कहानी आपके आंखों को नम कर देगी। मैं इस धरती पर कहाँ पैदा हुआ यह मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद है कि हम 5 से 6 भाई बहन थे। मेरी माँ भूरे रंग की थी, लेकिन हम सभी भाई बहन भूरे नहीं थे। 2 को छोड़कर बाकी बच्चे कुछ काले तो कुछ सफेद रंगों में भूरे रंग को समेटे हुए थे। माँ के साथ बिताए वो हर पल ज्यादा दिनों तक के लिए नहीं थे। कुछ ही दिनों में माँ के बच्चे बिकने शुरू हुए और आखिर में अपनी माँ के साथ मैं ही अकेला बचा, जिसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझ बैठा था। लेकिन जल्दी मेरा ये भ्रम टूटा और एक दिन फिर से कुछ प्राणी आए, मुझे और मेरी माँ के कानों को ऐठा, दांतों को गिना और हमारे खुरों की जांच की। मेरे मालिक और उन खरीदारों के बीच मोल भाव होने लगा। मुझे लगा बिकने की बारी अब मेरी है, लेकिन थोड़ी देर में ही मुझे पता चल गया कि मेरी बारी नहीं है बल्कि मेरी माँ की है। मेरी माँ के गले की रस्सी अब नए हाथों में थी। वो मुझे यूं छोड़कर कभी न जाती, लेकिन हालात से मजबूर थी। अपनी वेदनाओं को कहती भी तो किससे, उसकी सुनता कौन और उसकी पीड़ा को समझता भी कौन। एक मैं ही था जो अपनी माँ के उस दर्द को महसूस कर सकता था। और जुदाई के उस आखिरी क्षण में मैंने भी महसूस किया कि एक माँ जब अपने बच्चे से बिछड़ती है तब उस माँ पर क्या बीतती है। हालांकि मेरी माँ के लिए बच्चों की जुदाई के ऐसे क्षण कई बार आए, लेकिन वह आज जिस क्षण को जी रही थी वो उसके लिए कितना मुश्किल था, इसे उस समय बस मैं ही समझ सकता था। थोड़ी ही देर में माँ मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई। मैंने उस रात कुछ खाया भी नहीं और अगले कई दिनों तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। वह जगह जहाँ उस वक्त मैं बंधा हुआ था दुनिया का सबसे निकृष्ट स्थान बन चुका था मेरे लिए। मैं कितना भी भुलाने की कोशिशें करता, लेकिन बार बार मेरी माँ का उदास चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। मैं विचलित होता और तड़पता रहता, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। 1 साल के बाद फिर इंसान नुमा एक नया प्राणी आया। उसने मालिक से मोल भाव करना शुरू किया और फिर मेरे कान ऐंठे गए, मेरे खुरों दांतों को चेक किया गया और इसके बाद मेरे गले की रस्सी एक नए हाथों में थमा दी गई। मैं बहुत खुश था कि कम से कम मुझे इस नरक से आज़ादी तो मिल गई। नए मालिक को मन ही मन धन्यवाद करते हुए मैं उसके साथ अनजाने स्थान की ओर निकल पड़ा। नई जगह पर मैंने देखा कि मेरी तरह कई और बकरे भी गले में रंग बिरंगी रस्सियों के साथ वहां मौजूद हैं, और मेरे जैसे ये तमाम बकरे भी मेरी ही तरह अलग अलग जगहों से लाकर यहाँ इकट्ठे किए गए हैं। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि मैं एक ऐसी दुनिया में और एक ऐसी प्रजाति में पैदा हुआ हूँ जिसकी जिंदगी 2 पैरों पर चलने वाले उन प्राणियों के हाथों में है जिन्हें इंसान कहा जाता है। कुछ ही दिनों में मैं यहाँ से भी बेच दिया गया। फिर से नई जगह और नए लोग। मैंने देखा कि यहाँ भी बकरों का वैसे ही मोल भाव हो रहा है जैसे मेरा और मेरे परिवार के साथ हुआ था, लेकिन शायद तब मैंने ध्यान नहीं दिया था कि इस पूरे हस्तांतरण के खेल में कागज के कुछ पत्ते इस्तेमाल होते हैं जिन्हें ये लोग नोट कहते हैं। और मैंने ये भी देखा कि ये कागज के नोटों का वजन बढ़ाने के लिए इंसानों की यह प्रजाति किसी भी हद तक जा सकती है। कुछ दिनों के बाद ही मैं कई हाथों से गुजरते हुए एक नए बाजार में पहुंच गया, जहां मेरे चारों ओर 2 ही प्रजाति थी, बकरा और इंसान। अरसा बिता। उम्र के इस पड़ाव तक आते आते मैंने इंसानों के कई तरह के व्यापार देख लिए। मैंने ये भी देखा कि इंसान के बनाए गए मैंने कई अलग अलग बाजारों में केवल बकरों की ही बोलियां नहीं लगती देखी, बल्कि कागज के कुछ टुकड़ों के बदले इंसान भी बेचे और खरीदे जाते हैं। इंसानी बच्चों को भी ठीक वैसे ही बेचा जाता है जैसे बकरी के बच्चों को। इस इंसानी बाजार में सब कुछ बिकाऊ है, सिवा उस दर्द के जिसे मैंने अपनी माँ की आंखों में महसूस किया था। यहाँ सब कुछ बिकता है, रिश्ते, नाते, विश्वास और आस्था, सब कुछ। मैं इस इंसानी दर्शन की गहराई को समझना चाहता था कि आखिर ये लोग किस मिट्टी के बने हैं। आखिर इन्हें कागज की उस रद्दी से इतना मोह और लालच क्यों है जिससे एक बकरी का पेट भी न भरे। साथ ही मैं ये भी समझना चाहता था कि ये लोग हमारी इतनी फिक्र क्यों करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई हम पर क्यों खर्च करते हैं।
हमें पालते हैं, पोसते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, फिर हमें बेच देते हैं। जो अगला इंसान हमें खरीदता है वह भी हमें पालता है, पोसता है, फिर आगे बेच देता है। क्यों? मैंने पाया कि दुनिया के सभी प्राणियों में इंसान नामक ये प्रजाति ही सबसे मक्कार है, जो अपने स्वार्थों की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन वो हमारी इतनी देखभाल क्यों करता है, ये बात अभी तक मैं समझ नहीं पाया था। एक दिन अचानक शाम के समय कुछ नए लोगों के हाथों में एक बार फिर से मेरी गले की डोर थी। कागज के कुछ टुकड़ों के बदले एक बार फिर से मेरी बोली लग चुकी थी। मैंने अब तक इसे ही अपनी नियत समझ लिया था। न जाने और कितने हाथों में मेरी इस गले की डोर जाएगी, न जाने और कब तक बिकूंगा, न जाने और कितने बाजारों तक पहुंचूंगा। इसी जद्दोजहद में मैं पहुंच गया एक नए घर की दहलीज तक, जहां बहुत से लोग पहले से मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरी आवभगत शुरू हुई। कोई मुझे सहला रहा था तो कोई मेरे दांतों को गिन रहा था, कोई मेरे बालों में लगी धूल को साफ कर रहा था। कुछ बच्चे मुझसे डर रहे थे तो कुछ बच्चे मुझसे लिपट रहे थे। उनके इस अपनेपन में मुझे मेरी माँ की याद आ गई, जिसे मैं भूल गया था। मैं सोच रहा था कि इस समय वह कहाँ होगी, क्या अब भी उसे मेरी याद सताती होगी, कहीं वह मर तो नहीं गई होगी, क्योंकि लंबा वक्त गुजर चुका है और मरना तो सभी को है। कितना अच्छा होता कि हमारा पूरा परिवार साथ साथ होता। मेरे भाई बहन, न जाने वे सब के सब कहाँ होंगे। आज का दिन मेरे लिए कुछ खास है, ऐसा पता नहीं क्यों। सुबह से मुझे एहसास हो रहा है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले 2 दिनों से मुझे स्वादिष्ट पत्ते खिलाए जा रहे हैं। मेरे रहने की जगह को बार बार साफ सुथरा किया जाता रहा है। कई अनजाने लोग मुझे देखने पहुंचे। सब न जाने क्यों मुझसे इतना अपनापन जता रहे हैं कि मैं हैरान हूँ। आज मुझे सुबह सुबह उठाकर नहला दिया गया है। घर की औरतें मेरे जिस्म को साफ कर चुकी हैं। अब मैं देख रहा हूँ मेरे चारों ओर इंसानी भीड़ बढ़ती जा रही है। मेरे आसपास बर्तन रखे गए हैं और साथ में कुछ हथियार भी। अब मैं इस पूरे इंसानी दर्शन को समझ चुका हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि माजरा क्या है। अब मैं ये भी जान चुका हूँ कि मेरी माँ कहाँ गई। मेरे भाई बहन सब के सब इस एक प्रजाति की बनावटी भूख का शिकार हुए हैं जिसे इंसान कहते हैं। जो इंसान अपनी बूढ़ी माँ तक को बर्दाश्त नहीं करता और वो उसे वृद्धाश्रम में छोड़ आता है, उसने मेरी माँ बहनों के साथ वही किया होगा जो अभी थोड़ी देर में मेरे साथ होने वाला है। अभी बस कुछ ही देर में मेरी नजरों के सामने खड़ी भीड़ में से कुछ लोग निकल कर आएंगे और मुझे पकड़कर जमीन पर पटक देंगे। उनमें से कोई एक सामने पड़ी छुरी से मेरी गर्दन मेरे जिस्म से अलग कर देंगे। फिर मेरी खाल उतारी जाएगी। फिर मुझे बीच में से चीरकर 2 भागों में बांट दिया जाएगा। उसके बाद मेरी चारों टांगे अलग कर दी जाएंगी। फिर मेरी आंतों को निकालकर उसे साफ किया जाएगा। उसके बाद मेरे छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे और फिर मेरे वजूद को यह इंसानी जमात बांट लेगा आपस में, और अगले कुछ दिनों तक प्रतिदिन मेरे जिस्म के टुकड़ों पर बकरीद मनाई जाएगी। ये पूरा खेल तब से चल रहा है जब इंसानों के किसी परदादा ने किसी के बहकावे में आकर अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखी थी। लेकिन उस बालक का सौभाग्य मेरी कौम का दुर्भाग्य कैसे बन गया पता नहीं। 3 दिनों के इस इंसानी आयोजन में मेरी प्रजाति के करोड़ों बकरे कुर्बान कर दिए जाएंगे। कई मंदिरों की दहलीजों पर भी मेरी कौम के कई सदस्य प्रतिवर्ष कुर्बान किए जाएंगे। वहाँ भी वही सब दोहराया जाएगा जो यहाँ अभी मेरे साथ होने वाला है। फर्क बस इतना है कि दोनों जगह के इंसानों के लिए बकरों की शहादत की वजह अलग अलग हैं और उन शहादतों से खुश होने वाला उनका परमात्मा भी अलग अलग है। दोनों तरह के इंसानी गिरोहों द्वारा अंजाम दिए जाने वाले इस धार्मिक बकरासनहार के अलावा भी पूरे साल मेरी कौम के सदस्यों की खरीद फरोख्त होती रहेगी। इन कागजों के बदले कोई हमें खरीदेगा, कोई बेचेगा तो कोई कटेगा, कोई हमारे जिस्म के टुकड़ों को आग में भून कर खाएगा। अनेकों पकवान हमारी लाशों से तैयार होंगी। होटलों में, ढाबों पर हमारे जिस्म के टुकड़ों को मसालेदार बनाकर परोसा जाएगा और कहा जाता रहेगा कि मटन लाजवाब बना है।
सीजन में 700 रुपये तो ऑफ सीजन हमारे जिस्म की कीमत 500 रुपये प्रति किलो तक बनी रहेगी। तभी जोर की आवाज गूंजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, और बकरे की आत्मकथा अचानक यही समाप्त हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।